जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2022 का जो हाल ही में एग्ज़ाम चल रहे हैं और जो हो गए हैं उनमें ऑल शिफ्ट के मैथ्स के सितंबर में पूछे गए सभी क्वेश्चंस का हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और कौन से क्वेश्चंस किस टाइप्स के आ रहे हैं और आगे आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी एग्ज़ाम में, उन सब के बारे में बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहिएगा, ठीक है। तो डिटेल एनालिसिस करेंगे और जो क्वेश्चन पूछेंगे उनको भी देखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत कर देते हैं और पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इससे पहले अपनी टैगलाइन देख लेते हैं। टैगलाइन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आपको मोटिवेट करने के लिए। तो आज की हमारी टैगलाइन वही है कि असफल वह कहलाता है जो प्रयास करना छोड़ दे। यानी कि आप असफल तभी कहलाएंगे जब आप प्रयास करना छोड़ दें, और जब तक आप प्रयास कर रहे हैं तो आप तो असफल नहीं हुए। अगर सफल नहीं हुए तो असफल भी नहीं हुए। अंग्रेजी में एक कहावत है, सक्सेस इज़ नॉट सर्टेन बट फेलियर इज़ नॉट फाइनल। सफलता जो है निश्चित नहीं है, लेकिन असफलता अंतिम नहीं है। आपको प्रयास करते रहना चाहिए। तो इसी सोच के साथ अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विघात समीकरण के दो मूल 2/5 और -5/3 हैं, तो समीकरण का मान बताइए। समीकरण क्या होगा ये बताना है। अब द्विघात समीकरण क्या होता है? जिसको अपन बोलते हैं वर्ग समीकरण। क्या बोलते हैं? वर्ग समीकरण। वही द्विघात समीकरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो मूल दिए हैं इसके। तो मूल क्या होते हैं? मूल होते हैं अल्फ़ा और बीटा। क्या होते हैं? अल्फ़ा और बीटा। यानी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दी है और आपको वर्ग समीकरण बनाना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको करने का बहुत ही सिंपल अप्रोच रहेगा। अपना अप्रोच क्या रहेगा? जो वैल्यूज़ है ना, वैल्यूज जो भी होंगी तो वो एक्स या अल्फ़ा के बराबर होंगी, लेकिन अपन एक्स के बराबर इनको मान लेते हैं। तो जैसे एक्स के बराबर पहली वाली को माने तो 2/5 हो गया। इसी तरह से दूसरे वाले को भी अगर x बराबर हम मान लेते हैं तो हो जाएगा -5/3। अब क्या होगा कि जो x का 2/5 है, तो इसको जब उधर पक्षांतर करोगे तो हो जाएगा x - 2/5 बराबर 0। x - 2/5 बराबर 0। इसी तरह से सेकंड वाले को पक्षांतर करोगे तो ये हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो x + 5/3 हो जाएगा। इस तरह से आप पक्षांतर करके गुणनखंड निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? गुणनखंड, ठीक है। बेसिक्स अगर सिंपल तरीके से मैं बोलूँ तो डायरेक्ट इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर चिन्ह प्लस में है तो x - 2/5 पहला गुणनखंड हो जाएगा, और अगर चिन्ह माइनस में है तो चिन्ह बदल जाएगा, x + 5/3 गुणनखंड दूसरा हो जाएगा। अब दोनों गुणनखंड को गुणा कर देंगे तो आपका द्विघात समीकरण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? द्विघात समीकरण। तो आप गुणा करके इनको देख सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ कैसे गुणा करना है। 5 दूनी 5 का x में होगा तो 5x - 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 5x - 2/5, और ये इस तरह से गुणा कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर लेंगे? डायरेक्ट ऐसे करना है आपको, एक सेकंड बता रहा हूँ। डायरेक्ट आप x का पहले इसमें x और x 5x + 5/3 सब में करेंगे, यानी पहले x का इसका पूरे इसमें से गुणा करेंगे, फिर उसके बाद -2/5 का x + 5/3 में गुणा करेंगे। कुछ इसी तरह गुणा होता है ना। तो देखिए, तो x का जब x + 5/3 में करेंगे तो x² सबसे पहले होगा x × x, फिर ये x का 5/3 में होगा 5/3 × x हो जाएगा, ठीक है। फिर -2/5 का सब में करना है अगले में, तो -2/5 × x हो जाएगा पहले, और फिर ये हो जाएगा माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो 2 पंचे 10 और नीचे गुणा नीचे, तो यानी 10/15, ठीक है। माइनस का 10/15, ठीक। तो इस तरह से आप गुणा कर लेंगे और इसको जब आगे आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। आप करिएगा सॉल्व, अगर नहीं बनेगा तो हम फिर से बताएंगे, ठीक है। लेकिन इसका आंसर मैं बताता जाता हूँ। राइट आंसर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? आएगा 15x² + 19x - 10 बराबर 0, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक। तो सॉल्व करना, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा, कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 8 दिन और 12 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो बी कितने दिन में काम करेगा? यानी कि शेष काम, किसकी बात कर रहा है? शेष काम की बी कितने दिन में करेगा? रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी जो है किसी काम को अगर ए अकेला करता है 8 दिन और बी करता है तो 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों मिलकर अगर काम शुरू करते हैं तो 3 दिन तक
क्या करता है, एक काम करता है उसके बाद छोड़ देता है, तो जो शेष काम बचेगा उसको भी कितने दिन में करेगा ये बताना है। तो सिंपल सा अप्रोच रहेगा। सबसे पहले अपन बात करें तो ए जो है किसी काम को 8 दिन में कर सकता है और बी जो है कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क सबसे पहले निकालेंगे। टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, 8 और 12 जो दिन दिए हैं काम करने के उनका एलसीएम ले लेंगे। तो टोटल वर्क के लिए एलसीएम, तो 8 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, 24 आएगा। निकाल के देखना 24 आएगा। अब जब एलसीएम आ गया 24 तो यही आपका टोटल वर्क यानी यूनिट में हो गया। तो यानी कि ए और बी जो है ना, जो काम है वो काम कितना है, 24 यूनिट है। तो अब इफ़िशियंसी निकाल लेंगे। तो ए की इफ़िशियंसी के लिए क्या करेंगे, इफ़िशियंसी मतलब कार्य क्षमता। तो एक दिन में ए जो है अगर 8 दिन में काम ख़त्म कर रहा है, एक दिन में एक इतने यूनिट काम करेगा, तो इसके लिए होता है टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम। तो अगर टोटल वर्क में मैं 8 को डिवाइड करता हूँ तो ए की इफ़िशियंसी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 8 त्रिक 24 यानी 3, एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बी की बात करूँ एक सेकंड, इसका 3 आ गया। इसी तरह अगर मैं बी की बात करूँ तो 24/12, बी का 12 है तो 12 दूनी 24, यानी बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों मिलकर साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। भले ही ए जो है 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, लेकिन 3 दिन तक साथ ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है। और ए और बी का एक दिन का करने का जो टोटल काम है 3 और 2 5, यानी ए और बी अगर मिल करेंगे तो एक दिन में कितने यूनिट करेंगे, 5 यूनिट करेंगे। ठीक है। अगर एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं तो 3 दिन में कितनी यूनिट करेंगे, क्योंकि ए के साथ बी भी 3 दिन तो करेगा ना, तो 5 3 15। अब देखो 15 यूनिट तो काम ये कर चुके हैं दोनों मिलके। अब ए छोड़ दे रहा, क्या कर रहा है, यानी कि 15 यूनिट कर चुके हैं, टोटल 24 यूनिट है, यानी कि 9 यूनिट अभी बचा है। कितना बचा है, 9 यूनिट। ठीक है। अब 9 यूनिट को अकेला कौन करेगा, बी करेगा, और बी की एक दिन की कार्य क्षमता क्या है, 2 यूनिट है। ठीक है। तो 9 यूनिट के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि समय निकालने के लिए टोटल वर्क अपॉन इफ़िशियंसी कर देंगे तो समय आ जाएगा। ठीक है। तो 9 यूनिट काम बचा है, काम कितना बचा है, 9 यूनिट, और बी का एक दिन काम करने कितना है, इफ़िशियंसी 2 यूनिट। तो 2/9 कर देंगे, और 2/9 को आप 4.5 भी लिख सकते हैं, और ये डेज है। तो बी जो है शेष काम को कितने दिनों में करेगा, 4.5 डेज में करेगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और सिंपल सी अपनी अप्रोच भी इस क्वेश्चन के लिए रहेगी। ठीक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 120 रुपये है और उसके द्वारा उस पर दूसरा छूट 10% है, जिससे उस वस्तु को 90 में बेचा जाता है। आपको 2 चीज़ें यहाँ पे बता दिया है। क्या क्या बता दिया है, सेलिंग प्राइस दे दिया है, और एमपी यानी मार्क प्राइस दे दिया है। क्या दे दिया है, मार्क प्राइस। अब छूट हमेशा एमपी पे होता है, यानी अंकित मूल्य पे होता है। किस में होता है, अंकित मूल्य पे। अब दूसरा छूट यहाँ पे दिया है 10%। अब पहला छूट आपको निकालना है, क्या करना है, पहला छूट। तो अब आपको यहाँ पे दिमाग लगानी पड़ेगी। दिमाग क्या लगानी पड़ेगी, आइए समझते हैं। देखिए, दूसरी छूट तो 10% है। अब दूसरी छूट अगर 10% है और दूसरी छूट देने के बाद 90 में बेच रहा, कितने में बेच रहा है, 90 में। तो आपको सोचना ये है कि दूसरी छूट देने से पहले वस्तु कितने की रही होगी। ठीक है। तो अगर 90 में दे रहा 10% छूट देने के बाद, तो 90 जो है ऑटोमेटिक अपने आप में 10% अगर निकल जा रहा है तो 90% की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, 90% की। तो 100% क्या होगा, 100 होगा। यानी कि 10% छूट देने से पहले, दूसरी छूट देने से पहले ये जो वैल्यू रही होगी 100 रही होगी, और 100 में फिर 10% छूट जब दिया तो 90 में बेचा। तो आप कह सकते हैं कि दूसरी छूट के पहले 100 रुपये वैल्यू रही होगी, और 100 रुपये जो वैल्यू होगी वो पहली छूट के बाद बनी होगी, क्योंकि 120 एमपी कितना है, 120। तो एमपी शुरू में 120 रहा होगा, तो पहली छूट जो भी हो मुझे नहीं पता अभी, वो जब दिया होगा तो 100 में चीज़ें हुई होगी। ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो एमपी है 120 से जब पहली छूट दिए तब 100 रुपये में वो चीज़ें बेचते, लेकिन अब दूसरी भी छूट दे दिए, 100 का भी 10% दे दिए तो 90 में। तो आप ये बोल सकते हो कि 120 से अगर 100 आया, तो अगर रुपयों में बात करें तो 20 रुपये की छूट दिया। कितने की दिया छूट, 20 रुपये की। ठीक है।
क्योंकि 120 से 100 में आया और 20 की छूट दिया है किस में, 120 में से, किससे, 120 में से। और परसेंट के लिए क्या करते हैं, गुणे 100, ठीक है। तो 0 से 0 कटा, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 100/6 यानी 3/50। तो 50/3 या 16 से ही 2/3% पहली छूट हो जाएगी, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल अप्रोच है इस क्वेश्चन का भी, ठीक। अगर आपको ये लग रहा हो कि हम थोड़ा सा धीमा पढ़ा रहे हैं तो आप वीडियो को 1.5 में स्पीड में भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को कमेंट आ रहा था कि वीडियो जो है बहुत धीमा पढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2000 का 3 साल में जो धन है कितना हो जाता है, 2360 हो जाता है। तो समान दर पर 5 साल में कितना धन होगा। साधारण ब्याज पे है, किस पे है ये, साधारण ब्याज पे, किस पे है, सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है, याद रखिएगा। तो कोई धन है मान लो 2000, वो 3 साल में कितना हो जाता है, 2360, यानी मिश्र धन, ब्याज जुड़ के। तो 5 साल में कितना होगा उसी दर से। अब देखो, इसके लिए आपको दर निकालनी पड़ेगी। दर निकालने के लिए क्या करोगे, अब 2000 से कितना बढ़ रहा है, 2000 है। अब 2000 से कोई चीज़ कितनी हो रही है, 2360, यानी कि 360 बढ़ रही। अब ये 360 जो बढ़ रही है ना, ये 3 साल में बढ़ रही है। तो 1 साल के लिए क्या करेंगे, बटे 3 कर देंगे, तो 1 साल का ब्याज पता चल जाएगा। लगभग ये आएगा 120, कितना आएगा, 120। तो अगर 1 साल का ब्याज 120 है, कितना है, 120 है। 1 साल का ब्याज कितना है, 120 है। तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 साल का ब्याज 120 गुणे 5 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और 120 गुणे 5 बराबर कितना होता है, 600। तो राइट आंसर हो जाएगा 600, ठीक है। आई होप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है ये तो, कि 8 घंटे में 612 किलोमीटर कोई व्यक्ति चलता है तो चाल बताना है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, D/T, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 612/8 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 8 सते 56 और कितना, हाँ 612 किलोमीटर, हाँ 8 सते 56, बचा कितना 5, तो 8 छंग 48, लगभग आपका कुछ पॉइंट में आएगा। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है कि एक महिला अपने 2 बेटों का आयु का योग 4 गुना है। समझिएगा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक महिला जो है वो अपने 2 बेटों की आयु का योग का 4 गुना है। यानी जो महिला की टोटल उम्र है, उनके दोनों बेटों की आयु को जोड़ लो, क्या कर लो, आयु को जोड़ लो, जो भी हो, और उनका 4 गुना कर दो, तब महिला की आयु पता चलेगी, ठीक है, इतना कह रहा है। और 6 साल बाद उस महिला की आयु जो है ना, अपने दोनों बेटों के आयु का योग का 2 गुना ही रह जाता है। यानी पहले दोनों बेटों को जोड़ दें आयु को और उसका 4 गुना कर दें तो महिला की आयु थी, लेकिन 6 साल बाद क्या होगा, 2 गुना ही रह जाएगी, ठीक है, जोड़ने के बाद। तो आपको बताना है महिला की आयु क्या होगी। बहुत ही सिंपल है, इसको हम रेशियो प्रोपोर्शन से करेंगे, रेशियो से करेंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले समझना, महिला जो है, महिला की आयु, मान लो मैं यहाँ फीमेल लिखता हूँ, F फॉर फीमेल, और यहाँ चिल्ड्रन के लिए C लिख देता हूँ, दोनों बच्चों के लिए। तो महिला की आयु क्या है, शुरुआत में 4 गुना है, और इनके बच्चों की 1 गुना है, ठीक है ना, और महिला 4 गुना है। अब कह रहा है कि हो क्या रहा है कि 6 साल बाद, कितने साल बाद, 6 साल बाद, 6 ईयर बाद क्या हो रहा है, अब महिला जो है 2 गुना ही बच रही है, ठीक है, और बच्चे जो हैं, बच्चों का ही 2 गुना होगी, तो बच्चे अभी भी 1 ही हैं अगर रेशियो की बात करूं तो, ठीक है। अब आपको बताना ये है कि महिला की आयु क्या होगी, ठीक है। तो महिला की आयु के लिए देखो, यहाँ पे 4 से 2 हुआ, यानी 6 साल में 2 घट गया, क्या हो गया, 2 घट गया। लेकिन अपन को क्या है, 2 घटा है, अगर 2 घटा है, इसका मतलब क्या होता है, अगर 6 साल में 2 घटा, यानी कि महिला जो है 6 साल में कितना घटा, 2 घटा, ठीक है। अगर 6 साल में 2 घटा है तो आप बोल सकते हो कि जो महिला है, महिला की 6 साल की बढ़ने के बाद जो उम्र है 1 गुना हो जाएगी, सॉरी 2 गुना हो जाएगी। यानी 6 साल में अगर 2 गुना बढ़ रही है तो 1 गुना कितने में बढ़ेगी, 3 साल में। अगर 1 गुना 3 साल में है तो 4 गुना कितने साल में होगी, 4 गुना हो जाएगी आपकी 12 साल में। कितने साल में, 12 साल में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महिला की आयु 12 साल, क्या हो जाएगी, 12 साल। अब एक बार और फिर से समझते हैं, ठीक है, ढंग से।
फीमेल जो है और इधर चिल्ड्रन है, 4 गुना, यानी पहले तो 4 गुना थी महिला और फिर बाद में 2 गुना हो गई 6 साल बाद। कितने साल बाद? 6 साल बाद। तो यानी उसका गुना घटा, कितना गुना घटा? 2 गुना। तो 2 गुना जो है 6 साल में कितने गुना घटा? 2 गुना। तो 1 गुना के लिए क्या करेंगे? 3 साल बताएंगे, क्योंकि अगर 6 साल में 2 गुना घटा तो 1 गुना कितना होगा? 3 साल। अगर 1 गुना 3 साल है तो 4 गुना, यानी 3 गुणे 4 12। अब ये जो क्वेश्चन है, ऐसा तो कभी संभव नहीं है कि 12 साल की महिला हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है एक तरह का, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, वैल्यूज़ पे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 243 से पूर्ण विभाजित हो। अब ये डिविजिबिलिटी रूल का है। अब 243 से जो 4 ऑप्शन दिए हैं कौन सा विभाजित होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो कौन सा होगा, इसका सिंपल सा अप्रोच अपन देखेंगे, कैसे निकालेंगे समझते हैं। सबसे पहले हम 243 को ही पकड़ लेते हैं, 243 को तोड़ देते हैं। किसमें? अगर मैं 243 को देखूं तो ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये 27 से भी डिवाइड हो जाएगा। किससे भी? 27 से। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है ये सभी संख्याएं जो हैं उनका डिजिसम, संख्याओं का क्या? डिजिसम। डिजिसम क्या होता है? बीजांक, यानी एक एक अंक 9 + 9 + 9 + 9 + 4 + 7 ऐसे जोड़ के जो भी आए वो 9 से क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए, तभी वो संख्या पूरी 9 से डिवाइड होगी। अब देखो डिजिसम निकालते हैं तो डिजिसम नहीं निकालेंगे अपन, डायरेक्ट 9 से करके देख लेंगे, वो भी सही है। अब 9 से अगर मैं डायरेक्ट करके देखता हूँ उसको बिना डिजिसम, या डिजिसम निकाल भी लेता हूँ, देखो इनको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 9 9 18, 9 3 27, 9 4 36, 4 40, 4 47। अब 47 क्या 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं, 9 चौको 36, 9 पंजा 45, 4 49, 9 से होगा क्या? नहीं होगा। ये भी कट गया, ये भी कट गया। अभी तीसरा देखते हैं, 9 चौको 36, 4 40, 43, 43 भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब लास्ट वाला देखते हैं, 9 चौन 36, 4 40, 5 45, अब 9 पना 45 होता है, यानी ये डिवाइड हो रहा, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है समझते हैं। कह रहा है कि 2 ट्रेनों की चाल का अनुपात 2:7 है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है तो दोनों ट्रेनों की चाल का योग कितना होगा। चाल का योग पूछा है, क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा, ठीक है। अब देखो मैं इसको मान लेता हूँ ट्रेन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेता हूँ ट्रेन नंबर सेकंड। अब दोनों की चाल का अनुपात कितना दिया है? 2:7 दिया है। कितना दिया है? 2:7। अब कह रहा है कि पहली ट्रेन जो है ना, पहली ट्रेन के बारे में कुछ बताया है। क्या बताया है? कि 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है। तो इससे स्पीड निकाल लेंगे पहली ट्रेन की, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 250/5, ठीक है। और 250/5 करेंगे तो 50 आएगा। क्या आएगा? 50, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड है? पहली वाली ट्रेन की। तो अगर 50 किलोमीटर पहली वाली ट्रेन की स्पीड है तो दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड के लिए क्या करेंगे? अगर 2 की वैल्यू है 50 है, कितने की वैल्यू है? 2 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 की वैल्यू होगी 25। क्या होगी 1 की वैल्यू? 25। अगर 1 की वैल्यू 25 होगी तो 7, दूसरी ट्रेन जो है 7 गुना है, तो 7 की वैल्यू क्या होगी? 175, यानी दूसरी ट्रेन कितनी हो जाएगी? 175 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों को जोड़ दो तो आपका योग आ जाएगा ट्रेनों का। अब दोनों को जोड़ दोगे तो 225 किलोमीटर पर आवर इनकी चाल का योग आ गया। आई होप आप समझ पाए होंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, a² - 4a + 1 = 0 है, तो a² + 1/a² की वैल्यू बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल अप्रोच रहेगा। देखो इसमें आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। अगर यहीं पे मैं ये लिख दूँ कि देखो आपको ये पता होगा कि 1/1 + 1/x बराबर अगर दिया होता, और x + 1/x बराबर दिया होता, तो x² + 1/x² बराबर निकालना बहुत आसान होता आपके लिए, ठीक है। अब इसको मान लो कि x² + 1/x² ही लिखा है और इसको x + 1/x के फॉर्म में बनाना है। क्या करना है? बनाना है। अब मैं मिटा रहा हूँ। देखो कैसे करेंगे इसको, कैसे बनाएंगे x + 1/x के फॉर्म में, ये समझते हैं। देखो a² है तो सब में क्या कर देंगे? पूरे में a का क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। a से सबको क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। क्या दे देंगे? भाग। तो a से जब सबको भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? a²/a, यानी a आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका -4। क्या आ जाएगा? -4। और प्लस में जो ये है तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सबको डिवाइड कर देते हैं तो ये से कटा ये, तो ये हो जाएगा 1/a। क्या हो जाएगा? 1/a बराबर 0। अब 0/a करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है।
अब देखो इसको क्या करेंगे, अब इसको बना लेते हैं एक्स प्लस 1/x के फॉर्म में, तो ए इधर ही रहेगा प्लस 1/a इधर ही रहेगा, और ये माइनस का 4 जो इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। यानी कि आपको क्या मिला, आपको मिला a प्लस 1/a बराबर 4। क्या मिला, a प्लस 1/a बराबर 4। अब ये x प्लस 1/x की फॉर्म में बन गया, क्या हो गया, x प्लस 1/x की फॉर्म में बन गया। अगर ये x प्लस 1/x की फॉर्म में बन गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। ए स्क्वायर भले लिखा है लेकिन बात तो वही है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा उसका फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, एन स्क्वायर माइनस 2। क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस 2, जहाँ पे एन क्या है, 4 है, एन क्या है 4, हमेशा यहाँ की वैल्यू एन होती है। तो 16, एन का स्क्वायर 16 माइनस 2 यानी 14 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। 14 क्या आ जाएगा, राइट आंसर। तो आई होप आप समझ पाए होगे और बना लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना है। कितने गुना है, 4 गुना है। और 10 वर्ष बाद पिता की आयु 2.5 गुना हो जाएगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु बताना है। सिंपल से अप्रोच से क्वेश्चन को हम देखेंगे। पुत्र की आयु बताना है ना, तो मैं पुत्र की आयु क्या मान लेता हूँ, x वर्ष मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, पुत्र को क्या मान लेता हूँ, x वर्ष मान लेता हूँ, वर्तमान आयु। ठीक है, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, अगर पुत्र x है तो कह रहा है ना 4 गुना, तो पिता क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4x। अब पुत्र x है और पिता क्या है, 4x है। अब 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद जो है पुत्र यानी x प्लस 10 हो जाएगा, और पिता जो है 4x प्लस 10 हो जाएगा 10 वर्ष बाद। और फिर इनकी आय का जो योग है ना वो रह जाता है, सॉरी आय का योग नहीं, इनका अनुपात। अब 2.5 गुना है, मतलब अनुपाती की बात कर रहा है, और 2.5 गुना को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.5 गुना को मैं लिख सकता हूँ 5/2 भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 5/2। लेकिन मैं यहाँ पे 2/5 लिखूँगा। क्यों लिखूँगा, क्योंकि मैंने पुत्र को ऊपर बैठाया, और पुत्र की जो रेशियो है छोटा होगा और पिता का बड़ा होगा, तो 2.5 को ही मैंने 5/2 होगा, और 5/2 को 2/5 इसलिए लिखा क्योंकि अगर पिता को ऊपर रखते 4x प्लस 10 को, तब 5/2 लिखते। ठीक है, समझ पा रहे हैं, या फिर से कर दूं, चलो फिर से लिख देता हूँ। देखो पहले ऊपर पिता को बैठा देंगे तब इसका समझ में आएगा। पिता क्या है, 4x प्लस 10, 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, पिता 4x प्लस 10, और पुत्र हो जाएगा x प्लस 10, और बराबर ये 2.5 गुना का मतलब 5/2, यानी कि आप कह सकते हो कि इसका रेशियो 5 है, इसका रेशियो 2 है। अब क्या करना है, पुत्र की वर्तमान आयु बताना है, तो 2 गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणा। कैसे गुणा करोगे, 2 का इसमें पूरे में इसमें, और 5 का इसमें, क्या करोगे, गुणा कर दोगे, तो क्या आएगा, 2 को इसमें करोगे तो 8x प्लस 20, और बराबर 5 का इसमें करोगे तो 5x प्लस 50। अब जब इसको सॉल्व करोगे पक्षांतर करके, तब x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू जो होगी वही आपकी पुत्र की आय हो जाएगी, और x की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। क्या आएगी, 10। अब सॉल्व करना नहीं बनेगा तो बताऊंगा। x की वैल्यू 10 यानी पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, अब पिता की कितनी, 4x है तो 40 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी काम को ए जो है, ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, और ए बी सी तीनों मिलके 10 दिन में करते हैं, तो ए सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बहुत ही सिंपल अप्रोच से बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। ठीक है, देखो ए और बी का अकेले का काम करने का समय दिया है, बट सी का नहीं दिया है, तीनों का साथ में दे दिया है। तो ए जो है कितने दिन में करता है, 30 दिन में अकेले कर सकता है। बी जो है कितने दिन में, 20 दिन में, और ए बी सी तीनों मिल के, ए बी सी अगर तीनों मिल के करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, ये करेंगे 10 दिन में। सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो वो टोटल वर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। और टोटल वर्क क्या होगा, 30 20 10 का क्या होगा, 60 होगा। अब टोटल वर्क जब आ जाता है तो टोटल वर्क से ही अपन इफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता एक दिन का क्या निकाल लेते हैं, कार्य क्षमता। तो ए जो है एक दिन में कितनी यूनिट करेगा, ए एक दिन में 2 यूनिट करेगा। क्यों एफिशिएंसी 2 आई, क्योंकि 60/30 करेंगे, टोटल वर्क में टोटल डेज को घटा और डिवाइड करेंगे तो एक दिन का कार्य क्षमता आएगी। इसी तरह से बी का निकालेंगे, 60/20 करेंगे यानी 3 आएगा। अब ए बी सी तीनों की बात करते हैं तो 60/10 करेंगे तो 6 आएगा। तो यानी कि ए बी सी अगर तीनों साथ में मिलेंगे तो 6 यूनिट एक दिन में करेंगे। ए अकेला 2 यूनिट और बी अकेला एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है। कहने का मतलब यही हुआ। अब कह रहा कि सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए बी सी अगर इतना एक दिन में 6 यूनिट कर रहे हैं तो ए बी सी यानी तीनों में से ए और बी को घटा देंगे तो सी मिलेगा। तो 3 2 5 अगर घटा देंगे टोटल में से तो सी का क्या आ जाएगा, एक दिन का काम।
तो सी एक दिन में 1 यूनिट करता है। तो सी अगर एक दिन में 1 यूनिट करता है तो 60 यूनिट के लिए वो क्या करेगा, 60/1 कर देंगे। क्यों करेंगे, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी करेंगे तो टाइम आ जाएगा। तो अगर ए सी जो है एक दिन में 1 यूनिट करता है तो 60 यूनिट के लिए कितने दिन लेगा, 60 दिन लेगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 60 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि x + 1/x, रुकिएगा, x + 1/x बराबर 8 है और x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा। इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, यहाँ पे n बराबर 8 मानेंगे और फार्मूला क्या बनेगा, n³ - 3n। ठीक है, और इसी फार्मूले से हमेशा निकलेगा क्यूब का। ठीक है, तो n³ क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब। किसका क्यूब, 8 का क्यूब, -3n यानी 3 × 8। तो 8 का क्यूब क्या होता है, 512, -8 × 24, तो ये आ जाएगा 488 राइट आंसर। ठीक है, 488। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि ए जो है किसी काम को 24 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में और ए बी सी तीनों मिल के 3 दिन में कर सकते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब कॉन्सेप्ट वही है। तो कुल कार्य का 800 रुपये मिलता है, तो ए का हिस्सा बताइए। क्वेश्चन में रिपीट करता हूँ। ठीक है, कह रहा है कि ए जो है अकेले 24 दिन में, बी जो है अकेले 8 दिन में और ए बी सी तीनों मिलके 3 दिन में काम कर सकते हैं। तो कुल कार्य करने पर 800 रुपये अगर मिलता है तो ए का हिस्सा। तो ए, अब देखो ए की जो कार्य क्षमता होगी, यानी ए का एक दिन का काम करने का जो उसका पावर होगा, कार्य क्षमता, इफिशियंसी, उसी हिसाब से उसको हिस्सा इसमें से दिया जाएगा, उसी हिसाब से ए बी सी का रेशियो बनेगा। इसके लिए सिंपल सा अप्रोच है। सबसे पहले ए का लिख लेते हैं। ए कितने दिन में, 24 दिन में कर सकता है, और बी जो है 8 दिन में, और सी जो है कितने दिन में, 3 दिन में। अब टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे टोटल वर्क के लिए। तो एलसीएम क्या आएगा, 24, 8 और 3 का एलसीएम आपको बताना है। ठीक है, तो 24, 8 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 24। क्या आ जाएगा, 24। अब 24 का एलसीएम आ गया है। अब इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता निकाल लेंगे और टोटल वर्क से डिवाइड करेंगे डेज को, तो हमेशा इफिशियंसी यानी एक दिन का काम का एक दिन में कितनी यूनिट करेगा ये आता है। तो 24/24 करेंगे तो ए का 1 यूनिट आएगा एक दिन का इफिशियंसी। बी का 24/8 करेंगे 3 आएगा। और सॉरी, ये सी का नहीं था, ए बी सी तीनों का था। क्या था, ए बी सी तीनों का। ठीक है, तो ए बी सी तीनों का कितना यूनिट आ जाएगा एक दिन का, 8, क्योंकि 24/3 करेंगे तो 8, यानी कि ए बी सी तीनों मिलके 8 में कर रहे हैं। अब यहाँ पे ए का हिस्सा निकालने के लिए तीनों का कम से कम रेशियो पता होना चाहिए। तो तीनों का रेशियो के लिए क्या करेंगे, ए बी सी तीनों का मिला के 8 यूनिट टोटल आ रहा है इफिशियंसी, और ए और बी का दोनों को मिला के 4 यूनिट, यानी कि सी क्या होगा, सी होगा 4 यूनिट, क्योंकि ए और बी निकाल देंगे तो सी बचेगा। तो सी का एक दिन का काम करने क्या होगा, 4 यूनिट एक दिन में काम करेगा इफिशियंसी। अब आपको रेशियो पता चल गया, ए का 1 है, बी का 3 है और सी का 4 है। ठीक है, अब मिटा देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको रेशियो पता चल गया। कैसे इफिशियंसी पता चला, ए बी सी का रेशियो पता चला आपको, ए बी सी यानी 1, इसका कितना था 3 और सी का 4 था। अब ये जो रेशियो है और पैसे कितने, 800 हैं। कितने हैं, 800 हैं। अब निकालना किसका है, निकालना है आपका ए का, ए का हिस्सा निकालना है। तो इसके लिए हिस्से के लिए क्या होता है, टोटल सबको जोड़ के 4, 3, 7, 1, 8, टोटल जोड़ के बट्टे जो जिसका हिस्सा निकालना है उसको रेशियो इनटू कर देते हैं, तो आपका आ जाता है। तो 8 दाहम 80 और 0, तो यानी ए का जो हिस्सा हो जाएगा, ए का जो हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा, 100 रुपये। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप कमेंट करिएगा, मैं दोबारा से आपको समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 5, 7, 8 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं तो उसे कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, विषमबाहु। क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। तो अब विषमबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, वो होता है अंडर रूट, विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट, एक सेकेंड, विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, सब अंडर रूट के अंदर रहेगा। ये फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूले के हिसाब से अपन निकालेंगे। तो ए बी सी दिया है, ए बी सी क्या है, दिया है। तो सबसे पहले एस निकालेंगे। एस कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 करेंगे तो ऐसा आएगा, यानी 5 + 7 + 8
बटे 2 करेंगे तो एस की वैल्यू आएगी, एस की किसकी, एस की। तो एस क्या हो जाएगा, 7 5 12 8 20 बटे 2 यानी 10। एस क्या आ गया, 10 आ गया। अब फार्मूले पे रख देंगे, तो एरिया निकालने के लिए फार्मूले पे रख देंगे। फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस यानी 10 इंटू एस माइनस ए यानी 10 माइनस ए यानी 5, ठीक है। फिर है इंटू 10 माइनस बी यानी एस माइनस बी यानी 10 माइनस बी 3, फिर इंटू में क्या है 10 माइनस 8 हो जाएगा यानी 2 एस माइनस सी का। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आएगा 5 3 15 दूनी 300, तो रूट का 300 आएगा यानी 10 रूट 3 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 10 रूट 3, है ना। सॉल्यूशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको सॉल्व करना है, मेरा काम है कॉन्सेप्ट बताना। क्योंकि सॉल्यूशन जो भी आपकी स्पीड तेज़ होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि मूलधन दिया है 13,000, रेट दिया है 5%, समय दिया है 4 साल, साधारण ब्याज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम और सिंपल अप्रोच से करेंगे। अब समझो, देखो दर कितना दिया है 5 साल, दर दिया है 5% और ये 1 वर्ष का होता है, वार्षिक क्या होता है 1 वर्ष का। अगर 1 वर्ष में 5% मिल रहा तो 4 वर्ष में कितना मिलेगा, एक में अगर 5% मिल रहा तो 4 वर्ष में कितना मिलेगा, 5 चौको 20, 20%। यानी कि आप कुछ नहीं करना है, फार्मूला नहीं लगाना है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें दी हैं मूलधन उसका डायरेक्ट अब 20% ही निकाल लेना है, ठीक है। अगर 1 साल का 5% है तो 4 साल का 20% ब्याज होगा, तो डायरेक्ट मैं क्या करूँ, 13,000 का 20% निकाल लूँ, वही आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, ठीक है। अब 13,000 का 20% के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे 13,000 गुणे 20/100। सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 0 0 कटा, 13 दूनी 26 यानी 2600 आ गया। क्या आ गया, 2600। तो डायरेक्ट अप्रोच अपनी रहनी चाहिए समय बचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि किसी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2310 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2310 है सेंटीमीटर है और उसकी त्रिज्या यानी आर 21 सेंटीमीटर है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अब आप समझिए बेलन क्या होती है, कैसी होती है, इसको देखते हैं। तो बेलन कुछ इस तरह होती है, इसके दोनों जो सरफेस नीचे के और ऊपर के हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। क्या होते हैं, वृत्ताकार। और उसने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आर दिया है, क्या दिया है, आर। तो आर हमेशा किसके लिए होता है, इसी वृत्त के लिए होता है। यानी कि आप बोल सकते हो कि आर जो होगा 21 सेंटीमीटर ऊपर भी होगा और 21 सेंटीमीटर नीचे, इसके वृत्त के लिए। और आपको वक्र पृष्ठ यानी अंदर का इतना बताया है, इतने पार्ट बताया है और दोनों वृत्त वाले पार्ट को जोड़ दें उसी में, तो आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा यानी टोटल सरफेस एरिया। अब समझ पा रहे होंगे। और टोटल सरफेस एरिया के लिए जो फार्मूला होता है उसको हम देखेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए फार्मूला यहाँ पे काम ही नहीं आएगा, क्योंकि अपन वक्र पृष्ठ दिया है और दोनों का आपको बेस का और ऊपर का जो है उसके लिए आर दिया है, और इनका निकाल के अगर अपन जोड़ देंगे तो आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चल जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की, तो वो क्या होता है 2πr/h। और 2πr/h में अगर मैं जोड़ देता हूँ πr², लेकिन यहाँ पे मैं πr² नहीं जोड़ूंगा, 2πr² जोड़ूंगा। क्यों जोड़ूंगा 2πr², क्योंकि दोनों आपके ऊपर और नीचे के सरफेस हैं, ठीक है। तो अब ये टोटल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टोटल। तो इस तरह से करेंगे। अब आपको ये 2πr/h यानी वक्र पृष्ठ की वैल्यू दी है, कितनी दी है, 2310 दी है। अब 2πr² की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, और मैंने 2πr² इसलिए लिया है क्योंकि 2 बार है, ठीक है। तो अब r की वैल्यू दी है 21, ठीक है। और आपको πr² अगर निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हो, 22/7 गुणे 21 गुणे 21, यही करेंगे ना, एक सेकंड, 21 गुणे 21 यही करेंगे, है ना। तो 21 7 एकम 7 7 3 21 होगा। यानी कि आपकी जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी आपकी लगभग, अगर 2πr² करेंगे, सॉल्व आपको करना है, ये वैल्यू आएगी आपकी लगभग 2772। कितनी आएगी, 2772। और दोनों को जोड़ देंगे तो आपका बेलन का क्या पता चल जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और ये यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन कराने का कोई मोटिव नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट बताने का मोटिव था, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप करके देखना, कोई भी डाउट होगा तो आप क्वेश्चन करना, ठीक है। नेक्स्ट है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। ये आपको दिया है और इसकी वैल्यू निकालना है, तो ये ऑप्शन दिए रहेंगे 4, उसकी वैल्यू। तो इसका बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है, आइए समझते हैं।
इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो वैल्यू दी है पॉइंट के बाद उसको लिख दो, लिख दिया। उसके बाद जिसमें ये बार नहीं लगा है, ये पाई जो है जिसमें नहीं लगा है, 8 में नहीं लगा है, उसको घटा दो। क्या करो, उसको घटा दो। और बटे नीचे क्या करो, जितने में ये बार लगा है यानी पाई, खड़ी पाई लगी है, उतने 9 लिख दो। 1 में लगा है तो 1 9 लिख देंगे, और जितने में नहीं लगा यानी 8 में 1 में नहीं लगा है उतने 0 लिख देंगे। फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले 87 लिख देंगे जो वैल्यू है, उसमें से माइनस वो करेंगे जिसमें खड़ी पाई यानी बार नहीं है, और बटे जिसमें जितने संख्याओं में बार है, अगर 2 में और यहाँ बार होता तो 2 9 लिखते, अगर 1 है तो 1 ही 9 लिखेंगे, और जितने बिना बार की बच रही है उतने 0 लगा देंगे। ठीक है, और फिर सॉल्व कर देंगे तो राइट आंसर आ जाएगा। 87 में चला गया तो कितना आया, ये आपका आया 79/90, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 2:3 है, तो इनका परिमाप का अनुपात बताइए। अब वर्ग परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4a यानी 4 × a, जिसमें सब भुजा वर्ग क्या होती है, बराबर होती हैं, a सब भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब उसके लिए आपको क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया है, कोई भुजा नहीं दिया है, क्षेत्रफल दिया है। तो आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a², और a² की जो वैल्यू है 2 दी है, मान लो 2 दी है एक बार और एक बार 3 दी है, तो a निकालने के लिए क्या करोगे, रूट लगा दोगे। क्या लगा दोगे, रूट। अगर a² दिया है और a निकालना है, अगर a² है और a निकालना है, इसका मतलब अंडर रूट करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 और √3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, √2 और √3। अब परिमाप क्या होता है, 4a, अब a की वैल्यू है तो यानी ये 4√2 हो जाएगी, और ये जो है 4√3 हो जाएगी। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो √2 और √3 वही आपका परिमाप का रेशियो, यानी कि परिमाप का रेशियो वर्ग का वही होता है जो क्षेत्र जो भुजाओं का अनुपात होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है, नीलम अपनी आय का 70% खर्च करती है और उसके पास 15,600 रुपये बच भी जाता है, तो आय क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर कोई बंदा 70% खर्च कर देता है, उसके पास रहा होगा 100%। अब 100% में 70% खर्च कर दिया तो बचा कितना, बचा कितना, 30%। ठीक है, यानी 30% अभी बचा है। अब 30% जो बचा है उसकी वैल्यू दी है कितनी, 15,600। जो 30% बचा है उसकी वैल्यू रुपयों में कितनी है, 15,600। तो उसकी आय बताना है। अब आय क्या है, 100% है, तो यानी कि 30% की अगर वैल्यू है 15,600, तो 100% कितना होगा, यही आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए अब समझते हैं कैसे करेंगे। अब आपने क्या देखा, 30% की वैल्यू कितनी दी है, 15,600 दी है। 100% बताना है, क्या करना है, 100%। इससे पहले अपन 1% निकालेंगे, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट से बढ़ेंगे। तो 1% के लिए क्या करेंगे, 15,600 बट्टे 30 और गुणे 100। ठीक है, तो 1% आ जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कटा, ये कटेगा, 5 15 दूनी, ये जो भी आएगा, और इसमें जब गुणा कर देंगे 1% निकाल के 100 का, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 100% की वैल्यू। तो जो भी आएगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, 100% की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 77 और 50 हैं, कुछ भी सेंटीमीटर मीटर जो मानना हो मान लो। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 77 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है, और आयत का क्षेत्रफल जो है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्त की परिधि बताइए। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक आयत की बात कर रहा है और वृत्त, लेकिन दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। तो वृत्त की परिधि बतानी है, यानी अब देखो ये लिख देता हूँ आयत और इधर लिख देता हूँ मैं वृत्त। ठीक है, अब यहाँ पे आयत का आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लेंथ इनटू विड्थ, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। क्या हैं, बराबर। अब आयत के लिए लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, क्या दिया है, 77 गुणे 50, तो कर देंगे 77 गुणे 50। अब यहाँ वृत्त के लिए कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, अब देखो जब 77 गुणे 50 करेंगे
तो आपका आयत का क्षेत्रफल कितना आएगा? आएगा ये 3850। कितना आएगा? 3850। ठीक है, ये ना करके हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? ये जो 7750 है, क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी 22/7 गुणे आर स्क्वायर, पाई की मान और आर स्क्वायर। ठीक है, ये कर दिया। अब पक्षांतर कर देंगे। एक बार मैं मिटा देता हूँ इसको और ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, देखो मैंने क्या निकाला था अभी कि दोनों बराबर है आयत का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का, तो यानी 77 गुणे 50 बराबर पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिख देता हूँ? 22/7 गुणे आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की अगर वैल्यू निकाल लूँगा तो वह वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो वहाँ से बात बन जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो 77 गुणे 50 और ये 7 ऊपर जाएगा तो गुणे 7 और नीचे आएगा क्या? 22। ठीक है, इसको अपन अगर सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा? इसको जब आप सॉल्व करोगे, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा? आर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू देगा। कैसे देगा? तो आर स्क्वायर बराबर जब इसको आप सॉल्व कर दोगे ना, पूरे को इसको सॉल्व आपको करना है, तो वैल्यू क्या आएगी? 1225 आर स्क्वायर की। यहाँ से आर निकाल लोगे तो आर के लिए अंडर रूट कर दोगे तो ये 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35। क्या हो जाएगा? 35। तो 35 जो होगा वो आपकी आर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? आर। अब मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लेना। तो आर क्या निकाला अपन ने? 35। अब आपको पता है कि वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। क्या होती है? 2πr। अब आर की वैल्यू है तो रख दोगे। कैसे रखोगे? 2 गुणे 22/7 गुणे आर की वैल्यू कितनी है? 35, यानी कट जाएगा 7 कम 7, 7 गुना 35, यानी 22 दूनी 44, 22 पंचे 110, दूनी 220, यानी 220 सेंटीमीटर क्या आ गई? वृत्त की परिधि। आई होप आप समझ पा रहे होगे। कुछ ही क्वेश्चन और बने रहिए वीडियो में, कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं, 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, और ये संपूर्ण आपका जो मीन निकल के आया है या आपका निकल के आया है आरआरबी ग्रुप डी सितंबर के जितने भी वो हैं पेपर, उनके क्वेश्चंस का सार है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूलधन अगर 30,000 है और दर 7% है तो 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये एसआई नहीं है, क्या है? सीआई। अब सीआई कैसे लिखता है आपको बताता हूँ। 2 साल का जो है मूलधन यहाँ पे क्या दिया है? 30,000 दिया है और दर यानी पी दिया है, आर दिया है 7% और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कुछ इस तरह से निकलता है, फर्स्ट साल का अलग, दूसरे साल का अलग निकलेगा। अब देखो कैसे, पहले साल का तो 7% ही निकलेगा, तो 3 इसका जो है 30,000 का 7% कितना होता है आपको बताना है। ऐसे समझना, 30,000 का 1% होगा 300, 7% कितना हो जाएगा? 2,100, 3 से 21। अब दूसरे साल क्या होगा? 30,000 का 7% तो होगा ही 2100, और साथ में चक्र में घूम रहा है ये, तो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, तो पहले साल का भी 7% निकालना पड़ेगा। तो इसका जो 7% हो जाएगा वो आपको बताना है। तो इसका 7% क्या होगा? 2100 का 7% क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करिएगा। ठीक है, या मन में आप निकालिए। इसका होगा 147। क्या होगा? 147। कहने का मतलब ये है कि जो सीआई है उसमें पहले साल का और दूसरे साल का अलग अलग निकलते हैं, और दोनों साल के लिए 7-7% तो होगी, लेकिन दूसरे साल में पहले साल का जो ब्याज है उसका भी 7% जोड़ना पड़ेगा, और फिर सबको जोड़ दो तो 2 साल का क्या आ जाएगा? सीआई। अब सबको जोड़ दो, 2100 प्लस और 147, तो इन सबको जोड़ देंगे तो 4200, 4347 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4347। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होगे सीआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है कि 10/10 और प्रोपोर्शनल 36/22 है, तो 22 का मान निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है तो। ठीक है, कैसे करेंगे? रेशियो को आप याद रखना, बटे में भी लिख सकते हो। मैं लिख देता हूँ 10/16, और प्रपोर्शन को बराबर लगा सकते हो, बराबर में भी। ठीक है, तो 36/22। तो अब पक्षांतर कर दो तो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/22 और ये हो जाएगा 36 गुणे 16। क्या हो जाएगा? 36 गुणे 16। ठीक है, अब मैं 22 को क्या करता हूँ, यहाँ से हटा के डायरेक्ट पक्षांतर कर देता हूँ इधर। किधर? इधर। तो ये नीचे आएगा तो 10 हो जाएगा। अब हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर? 57.6। क्या आएगा? 57.6। सॉल्व करके आप देखना। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पूरा सितंबर माह की जितनी भी एनालिसिस हैं
और मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं उनका डिटेल डिस्कशन था। और अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।